ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਟੂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੂਟਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਦ शराब ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ, चंद ਅਸੀਂ दिल्ली के अस्पतालों में जो बाहर से लोग आके इलाज करा रहे हैं, उनकी वजह से दिल्ली के अस्पताल खोल रहे हैं। मैं दिल्ली के अस्पतालों में बाहर के लोगों का इलाज नहीं चाहता। तो ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर पंजाब में आके करेंगे तो आप सोचो क्या होगा। जिनकी सोच ऐसी है कि इलाज दिल्ली के अस्पताल में बाहर के लोगों का ना आपत्ति थी जिनको, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, यहाँ आके पंजाब में पैर बजा रहे। तो हमें सरकार की नीति और नीयत का विरोध करना है। हमने जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, जो आम जनमानस की जरूरत है वो हमने पूरी करनी है। आजादी मांगते हैं। ये शब्द हैं करतार सिंह सराबा जी के। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस समय हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का शासन था, उस समय इस क्रांतिवीर, इस शूरवीर, इतिहास का नया पन्ना लिखने वाले करतार सिंह सराबा का जन्म हुआ। ये एक ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी और युवाओं के अंदर प्रेरणा स्रोत बनाने वाले हीरो बने कि जिनको आगे चलकर भगत सिंह जी ने फॉलो किया, और भगत सिंह जी जिनको अपना गुरु भी मानते थे। तो अब मैं दोस्तों आपको यह बताना चाहूंगा कि जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं एक इंटरनेशनल मॉडल, मूवी एक्टर, ब्लैक बेल्ट इन कराटे हूं। आज मैं नाट्य रूपांतरण लेकर करतार सिंह सराबा जी का आपके समझाना में हुआ। मेरे पिताजी का नाम मंगल सिंह और मेरी माँ का नाम साहिबा कौर था। मेरी छोटी बहन का नाम धन्ना कौर था। बचपन में ही मेरे पिताजी का निधन हो गया। फिर मेरे को और मेरी बहन को मेरे दादाजी बदन सिंह जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। दोस्तों, बचपन में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना में ली। फिर मैं उड़ीसा अपने चाचा के पास चला गया। फिर मैंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की मालवा खालसा स्कूल से। परिवार बहुत संपन्न था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सबने निर्णय किया कि मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा जाए। 1 जनवरी 1912 को मैं पहली बार अमेरिका पहुंचा। जब मैं अमेरिका पहुंचा तो बहुत ज्यादा तलाशी ली गई। मेरी ही नहीं, सारे हिंदुस्तानियों की तलाशी ली जा रही थी। उसी समय मैंने देखा और देश से आए लोगों की कोई भी तलाशी नहीं हो रही थी। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा तुम मेरी तलाशी इतनी क्यों ले रहे हो? हम हिंदुस्तानियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब उन्होंने कहा, चुप हो जाओ, तुम गुलाम देश के हो और गुलामों को ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं हुआ करता। ऐसा हुआ कि मेरे कोमल हृदय, किसी ने उस पर ऐसा आघात किया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं सच में गुलाम देश का हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं संपन्न परिवार का था। मुझे पहली बार यह एहसास हुआ
और आजादी की क्रांति की वो शुरुआत थी। और जब मैंने अमेरिका में एक अमेरिकन महिला को वहां के देशभक्तों के फोटो पर माला चढ़ाते देखा, पुष्पांजलि करते देखा, तो मेरे अंदर ये ज्वालामुखी फूट पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं अपना जीवन सारा का सारा देशभक्ति में ही समर्पित कर दूंगा। दोस्तों, जब मैं अमेरिका गया तब मैं वहां रहा। रूलिया ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਲੀਪੌਪ, ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं कुंवर ओंकार सिंह नरूला, नेशनल चेयरमैन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, और अभी मुझे पंजाब प्रभारी नियुक्त किया गया है सैनिक संघ से। तो जो हमारे जो सैनिक है, वीर सैनिक है, उनकी ऐसी समस्याएं हैं जो मौके की सरकारों ने हल नहीं की। हम उनको जुडिशरी के सिस्टम से हम उसको हल करवाएंगे और उसमें मेरे सहयोगी रहेंगे मेरे बड़े भाई राजीव जोली खोसला जी। तो सबसे बड़ी हमने आज जो मीटिंग की है उसमें सभी मजबूत धर्मों से तो आए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी से लोग आए हैं और वो लोग निकल के आए हैं। हमने सिर्फ उन लोगों को कॉल किया है कि जो लोग सिर्फ पंजाब और पंजाबियत को प्यार करते हैं। सत्ता से प्यार करने वाले तो अनगिनत है हमारे पास, लेकिन पंजाब और पंजाबियत को प्यार करने वाले कितने लोग आप मीडिया कर्मियों से भाइयों ने देखे होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पंजाब को एक ऐसा विज़न दिया जाए जो पंजाब कोरोना काल में सबको बांटता रहा। आज कुछ चंद ऐसे चुटभैया नेता बाहर से आते हैं और कोई कहता है कि हम पंजाब में किसी को आटा देंगे, कभी किसी को लाइट्स देंगे या दूसरे देंगे। तो मेरी उन सबसे गुजारिश ये है कि भाई साहब, आप पंजाब और पंजाबियत का इतिहास पढ़िए, उसके बाद पंजाब की धरती पे कदम रखिए। पंजाब ने हमेशा बांटा है, कभी किसी से खैरात नहीं मांगी है, और पंजाब ने हर कुर्बानी दी है, चाहे वो बॉर्डर के पार हो या बॉर्डर पे हो या बॉर्डर के अंदर हो, और एक बार इसकी हजारों उदाहरणें हैं। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि पंजाब आने से पहले पंजाब का इतिहास पढ़ ले। कई बार ऐसी होती है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती। ऐसे छुटभैया नेताओं और लोगों से जो पंजाब को भिखारी भी कम्मा समझते हैं कि पंजाब को ये चीज़ फ्री चाहिए, पंजाब को कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, पंजाब को अपनी ज़िंदगी आप जीने दें, बस यही उनके हमारे लिए बड़ी मेहरबानी है। ਸਰ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। सर, ऐसे है कि जो पंजाब में ड्रग्स में या नशे के साथ मौत हो रही है उसमें पॉलिटिकल पार्टियों की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। हम एक बार नहीं 1000 बार एविडेंस दे चुके हैं। एक चौक से श्री मान जी, आप दूसरे चौक पर विदाउट हेलमेट, विदाउट आरसी, विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते। बॉर्डरों के ऊपर से नशा आ रहा है, इलाके का काउंसलर, पुलिस, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब तक आपकी नीयत और नीति नहीं साफ होगी तो ये प्रॉब्लम रहेगी। दिक्कत ये है कि ये आग लोगों के घर में लगाई जा रही है और बहुत जल्दी इन लोगों के घर में भी जाएगी। आने वाले दिनों में हम ऐसे लोगों की पोल आपके सामने रखेंगे और विद एविडेंस रखेंगे, जो हमारा आज तक इतिहास रहा है। हम डॉक्यूमेंट के साथ रखेंगे कि जिनको आप धर्मात्मा या सामाजिक कार्यकर्ता या सिस्टम है, इनकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। जो आपने ड्रग्स की बात की, बिल्कुल मैं एडमिट करता हूँ, और इसमें हर पार्टी की इन्वॉल्वमेंट में वो अलहदा फ़र्क है कि निज़ाम बदले, हाकम वही हैं, लेवल बदल गए हैं, बॉटल वही है। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज पता कीजिए कि एक एमएलए, एक एमपी, एक मिनिस्टर, एक काउंसलर जो 10 साल पहले भूखा नंगा घूम रहा था गली में, एक टूटे फूटे 2 पहिया वाहन पे घूम रहा था, आज लग्जरी गाड़ी में कौन सा घूम रहा है। कौन सी गवर्नमेंट ने उनको ऐसी फैसिलिटी दे दी या कौन सी मौके की जो पॉलिसी थी उसने दे दी? ऐसा कुछ नहीं है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मैं मीडिया कर्मियों का भी सहयोग के लिए धन्यवाद करूंगा कि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सामने है उनसे सवाल देते हुए नहीं बन पड़ रहा। कारण क्योंकि उनको पता है कि अब लोग जाग रहे हैं। अच्छी बात है, जागना भी चाहिए।
लोगों को अब सवाल खुद ही पूछने दीजिए। ये जो ड्रग्स का धंधा हो रहा है, वो जो दूसरे के घर में जहर बांट रहा है, उसके घर में भी जल्दी जहर आएगा। ਸਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ। जी ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ सर, अलायंस आ रहा है, साथ में अलायंस में ये रोजगार की आपने बात की है, मेरा आपसे वादा रहा, मैं आपको रजिस्टर निकाल के दे दूंगा। अगर गवर्नमेंट आती है, हमारे अलायंस की आती है, तो साल बाद आपको पंजाब में रोजगार, बेरोजगार के लिए जो दफ्तर बना रखे, दो घोंसले बना रखे, वो कोई नहीं मिलेगा। हर घर में रोजगार कैसे होगा, चाहे वो सरकारी होगा चाहे प्राइवेट होगा, अलायंस हो गए, जितने बड़े ग्रुप हैं, 1 साल के बाद आप मुझे बेरोजगार किसी घर से तो निकाल के दे दो। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਦ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ किस नजरिए ਨਾਲ देखते हो? मैं उसको आपको एक एग्जांपल दूंगा, इस लाइन में कंप्लीट हो जाएगी कि किसी आदमी ने 10 लाख आदमियों को कत्ल कर दिया, 10 लाख आदमियों को काट के उसने समंदर में फंसा दिया। अब समंदर में वो शोर मचा दिया कि मैंने भूखी मछलियों को चारा खिलाया, तो जिस आदमी ने भूखी मछलियों को चारा खिलाया उसको तो सब बोल रहे हैं कि इसने बहुत बढ़िया काम किया, जो 10 लाख लोग मारेंगे उसकी कोई जिक्र नहीं कर रहा है। यही मोदी पॉलिसी। धन्यवाद। थैंक यू।